आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिनकी जिंदगी सच कहूं तो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। एक ऐसा नाम जो आज भारत की नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा नाम बन गया है। अच्छा, एक सवाल है, भारत का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? अब देखिए, कई नाम जहन में आएंगे, है ना, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो सुर्खियों से दूर पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी, सबसे अहम रणनीतियां बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक आईपीएस ऑफिसर देश के इस सबसे ताकतवर पद तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के करियर की नहीं है। ये कहानी है भारत की स्पाई एजेंसीज, इसकी इंटेलिजेंस और इसकी सिक्योरिटी के इतिहास की। तो चलिए, कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। तारीख थी 20 जनवरी 1945। जगह उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल। यहीं एक मिलिट्री परिवार में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता आर्मी में मेजर थे, तो जाहिर है डिसिप्लिन और देश की सेवा का जज्बा तो उन्हें विरासत में ही मिला था। और उनका करियर शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। सोचिए, 22 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया। फिर केरला में एएसपी बने और वहीं मिली पहली बड़ी चुनौती, थलासेरी के दंगे। अब यहां उन्होंने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने टिपिकल पुलिस एक्शन नहीं लिया, नहीं, बल्कि अपने इंटेलिजेंस स्किल्स का इस्तेमाल किया। दंगों के जो मास्टरमाइंड थे उन्हें आइडेंटिफाई किया, उनसे जाकर सीधे बात की और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बिना किसी बड़ी खून खराबे के मामला शांत करा दिया। और इसी कमाल के काम की वजह से उन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस में पुलिस मेडल मिल गया। पता है, ये मेडल आमतौर पर 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी, रूल्स को बेंड करके दी गई इज्जत थी। अब दिल्ली में जो बड़े अफसर बैठे थे, उनकी नजर डोभाल पर पड़ चुकी थी। उन्होंने इस बंदे में वो स्पार्क देख लिया था और बस 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के ऑपरेशंस विंग में ले आया गया। और यहीं से अजीत डोभाल की जासूसी की दुनिया में असली एंट्री होती है। तो उनका पहला बड़ा मिशन था मिजोरम। वहां लाल डेंगा की लीडरशिप में मिजो नेशनल फ्रंट में भारत से अलग होने की जंग छेड़ रखी थी। डोभाल को भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ पकड़ी, 7 टॉप कमांडर। फिर जो उन्होंने किया वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। वो अंडरकवर होकर म्यांमार की पहाड़ियों में उनके कैंप तक पहुंच गए, उनके साथ रहने लगे, खाने पीने लगे, यहां तक कि उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए। उन्होंने बड़ी चालाकी से इन कमांडरों और उनके लीडर लाल डेंगा के बीच जो अनबन थी उसका फायदा उठाया और नतीजा, 7 में से 6 कमांडरों को सरेंडर करने के लिए मना लिया। और एक और कमाल की बात सुनिए, एक बार तो उन्होंने इन मिलिटेंट्स को अपने घर पर डिनर के लिए बुला लिया और उनकी पत्नी को यह अंदाजा तक नहीं था कि वो जिनके लिए खाना बना रही हैं वो असल में कौन है। डोभाल की इस स्ट्रैटेजी का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा खुद बागी नेता लाल डेंगा के शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि इस अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर छीन लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। इसी ऑपरेशन ने लाल डेंगा को शांति की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया और आखिर में मिजोरम भारत का एक शांत राज्य बन पाया। अब जिस वक्त मिजोरम में यह सब चल रहा था, लगभग उसी समय सिक्किम में एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था। वहां के राजा ने एक अमेरिकन महिला से शादी कर ली थी और शक यह था कि वो महिला सीआईए की एजेंट है। भारत को यह चिंता सताने लगी कि कहीं सिक्किम अमेरिका के असर में ना चला जाए। तो अंदाजा लगाइए ये काम किसे सौंपा गया? जी हां, अजीत डोभाल को। डोभाल ने वहां पहुंचकर कोई जासूसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल गेम खेला। उन्होंने वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर काम किया, राजा के खिलाफ माहौल बनाया और एक ऐसी पॉलिटिकल वेव खड़ी कर दी कि जब वोटिंग हुई तो 97% लोगों ने भारत के साथ आने के फेवर में वोट डाला। और बस 1975 में सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। इसके बाद आया शायद उनका सबसे लंबा और सबसे खतरनाक मिशन। भारत को खबर लगी कि पाकिस्तान चीन की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब ये जानकारी कंफर्म करने और खुफिया डिटेल्स निकालने के लिए किसी को तो भेजना था। ये जिम्मेदारी मिली डोभाल को। वो पाकिस्तान गए और 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल तक अंडरकवर रहे। इस दौरान उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कभी भिखारी बने तो कभी कुछ और कई बार तो ऐसे मौके भी आए जब उनकी असलियत बस सामने आने ही वाली थी, लेकिन वो हर बार बच निकले। अब बात करते हैं 1988 की। खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने एक बार फिर गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। सरकार इस बार ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती थी। तो किसे बुलाया गया? अजीत डोभाल को। उन्होंने जो किया वो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। पहले वो एक रिक्शा वाला बने, फिर खुद को एक आईएसआई एजेंट बताकर मिलिटेंट्स के बीच मंदिर के अंदर पहुंच गए। सोचिए जरा, उन्होंने आतंकवादियों का भरोसा जीता, उनकी एक एक पोजीशन, एक एक प्लान की जानकारी निकाली और बाहर एनएसजी कमांडोज तक पहुंचाई। उन्होंने अंदर ही अंदर ऐसा खेल रचा कि बिना एक भी गोली चले, बिना एक भी कमांडो के अंदर घुसे सारे के सारे मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। ये उनकी बहादुरी और तेज दिमाग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो फील्ड ऑपरेशंस के बाद डोभाल का रोल अब बदलने लगा। अब वो सत्ता के गलियारों में यानी पावर कॉरिडोर्स में ज्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुए पॉलिटिकल टकराव भी। साल 1999, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण। ये देश के सबसे मुश्किल पलों में से एक था और इस हाईजैकिंग में सरकार की तरफ से जो मेन निगोशिएटर थे वो थे अजीत डोभाल।
ये एक बेहद मुश्किल सिचुएशन थी जिसका अंत हम सब जानते हैं। यात्रियों की जान के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि इस घटना ने डोभाल को अंदर तक झकझोर दिया था और उन्होंने तय कर लिया था कि देश की नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। अब यहाँ कहानी में एक कंट्रोवर्शियल मोड़ आता है। सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर में डोभाल ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ काफी नजदीकी से काम किया और इसी के चलते मुफ्ती ने कांग्रेस छोड़ दी और आगे चलकर अपनी पार्टी बनाई, पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इस एक कदम ने कश्मीर की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और जाहिर है कांग्रेस पार्टी इस बात से डोभाल से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। और इस नाराजगी का असर साफ साफ तब दिखा जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई। डोभाल अपनी सीनियरिटी के हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तो बन गए, लेकिन उनका जो 2 साल का फिक्स्ड कार्यकाल था उसे घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया और 2005 में वो रिटायर हो गए। लेकिन क्या लगा कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, रिटायरमेंट डोभाल के लिए एंड नहीं था। ये तो बस एक इंटरवल था। उन्होंने पावर सेंटर में अपनी वापसी के लिए एक नई जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। रिटायरमेंट के ठीक बाद 2005 में डोभाल को एक बड़ी टिप मिली। दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन के लिए दुबई आ रहा था। ये एक गोल्डन चांस था। डोभाल ने फौरन दाऊद के दुश्मन छोटा राजन गैंग से कांटेक्ट किया और उसके 2 शूटर्स को दाऊद को खत्म करने के मिशन पर लगा दिया। प्लान लगभग फाइनल था। डोभाल दिल्ली के एक होटल में उन शूटर्स को फाइनल ब्रीफिंग दे ही रहे थे कि तभी मुंबई पुलिस की एक टीम ने वहां छापा मारा और उन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि डोभाल उस वक्त इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गिरफ्तार करने वाले अफसरों से कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दाऊद को पकड़ने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से फिसल गया था। इसके बाद डोभाल ने वापसी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF बनाया। ये एक थिंक टैंक था और इसी VIF ने 2011 में ब्लैक मनी पर एक रिपोर्ट निकाली और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरों के साथ मिलकर देश में करप्शन के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जिसने उस वक्त की सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। और फिर आया साल 2014। देश में बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को बनाया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके बाद से लेकर आज तक, चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत के हर क्रिटिकल सिक्योरिटी फैसले के सेंटर में अजीत डोभाल ही रहे हैं। लेकिन देखिए, जब कोई इतने ऊंचे पद पर होता है तो विवाद भी साथ चलते हैं। उन पर और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पब्लिकली ये दावा किया कि डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के ऐलान के सिर्फ 13 दिन बाद ही एक ऐसी कंपनी खोली जिसका कनेक्शन नोटबंदी से था। ये मामला कोर्ट तक गया। विवेक डोभाल ने मानहानि का केस किया और आखिर में, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, जयराम रमेश को कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी। तो अजीत डोभाल की कहानी क्या है? ये एक जासूस की कहानी है, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की कहानी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पावर के गेम को शायद सबसे बेहतर समझता है। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत काफी कॉम्प्लेक्स है। क्या इतिहास उन्हें एक महान देशभक्त के तौर पर याद रखेगा जिसने देश को दुश्मनों से बचाया, या फिर एक ऐसे पावर ब्रोकर के रूप में जिसने देश की राजनीति की दिशा ही मोड़ दी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।